हाँ बच्चों, हम लोग मासा में अपवर्तक के बारे में, क्योंकि सबसे बड़ा अपवर्तक ही तो मासा होता है। जो संख्याएं दी होती हैं उन संख्याओं में हम ढूंढते हैं कि सबसे बड़ा अपवर्तक जो मिल जाए या जो मिलता है वो क्या कहलाता है, मासा। ये हमने करना सीख लिया, अपवर्तक निकालना सीख लिया। गुणनखंड विधि से, जो अभाज्य गुणनखंड विधि है उससे मासा निकालना सीख लिया, और अपवर्तक विधि से भी मासा निकालना सीख लिया, भाग विधि से भी मासा निकालना सीख लिया। अब हम कुछ प्रश्न पढ़ेंगे मासा के जो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी होती हैं, चाहे वो रेलवे, बैंक हो या पुलिस हो, लेखपाल हो, सचिव हो, बीएड डीएड वाली भर्ती हो, मतलब सब परीक्षाओं में वो पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों को हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। अब आप ये समझ लीजिए कि बड़ी से बड़ी लिखी है, इसका मतलब है वो मासा पूछ रहा है, क्योंकि अभी हमने सीखा ना, बड़ा सा बड़ा अपवर्तक मासा कहलाता है। जो मिल रहा होता है बड़ा सा बड़ा अपवर्तक, वही तो मासा कहलाता है। तो जहाँ बड़ा सा बड़ा लिखा है इसका मतलब है वो क्या पूछ रहा है, मासा पूछ रहा है। क्लियर? क्यों मासा पूछ रहा है ये हमने सीख लिया है कि सबसे बड़ा जो अपवर्तक होता है सभी संख्याओं में मिलता है, जो संख्याएं दी गई होती हैं वही होता है मासा, महत्तम समापवर्तक। तो बड़ी से बड़ी अगर लिखना है, लिखी है कहीं, तो ये समझ लीजिए कि उसका मतलब मासा होता है। ठीक, आप समझिए। कर बताइए जिससे 306 में भाग दे और 630 में भी भाग दे, तो पूरा पूरा भाग चला जाए। मतलब 306 में भी भाग चला जाएगा और 630 में, और बड़ी से बड़ी होगी। तो सभी जो अपवर्तक होते हैं वो संख्याओं को काटते हैं। जैसे 5 है, 5 का अपवर्तक 1, 5 भी काटेगा, 1 भी काटेगा। 12 का अपवर्तक 1 होगा, 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा पूरा पूरा, 3 भी काटेगा क्योंकि अपवर्तक है। 6 भी 12 का अपवर्तक है तो 6 भी काटेगा। 4 भी 12 का अपवर्तक है तो 4 भी काटेगा, और 12 खुद का अपवर्तक है तो 12 भी काटेगा। अब 12 के अलावा ये 12 लिखा है और यहाँ लिखा है 18, इनके अपवर्तक आप निकालोगे, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, खुद 12 आ जाएगा। 18 का 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 6 आएगा, 9 आएगा और 18 आएगा। 4 का भाग जाएगा ही नहीं, 4 नहीं आएगा। तो अपवर्तक तो इनमें कई मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, अपवर्तक ही तो है ये। लेकिन जो सबसे बड़ा अपवर्तक होगा वो क्या होगा, मासा होगा। ये आपको पता है, सबसे बड़ा अपवर्तक जो मिल रहा है वही तो कहलाएगा मासा। तो 6 आ गया मासा। सबसे बड़ा अपवर्तक कैसा अपवर्तक, उभयनिष्ठ अपवर्तक। उभयनिष्ठ अपवर्तक जो होगा वही तो मासा होगा। तो इनमें भी बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो निश्चित ही ये मासा निकालना है। तो मासा निकालने की ये तो अपवर्तक विधि हो गई, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो जो बड़ी संख्याएं ज़्यादा दी होती है उनमें भाग विधि ज़्यादा फायदेमंद रहती है, किफ़ायती रहती है, आसानी से उत्तर आ जाता है। चाहे आप गुणनखंड विधि से करिए चाहे जिससे करिए, ठीक है, आराम से हो जाएगा। तो हम मासा निकालने के लिए भाग विधि का प्रयोग इसमें करते हैं। आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, उससे भी आप कर लेना। ठीक, कर रहे हैं तो क्या करेंगे इसमें निकालने के लिए, 306 का क्या करेंगे, भाग देंगे किसमें, 630 में। मासा निकालेंगे ना, 306 व 630 का मासा। ठीक है, तो 2 बार कर लेते हैं इसको। 6 दूनी 12, तो 12 आ गया, और 3 दूनी 6, घटाएंगे तो क्या आ गया, यहाँ 8 और यहाँ 2 बचा, 1 आ गया, 18 आ गया। फिर 18 का भाग लगाएंगे किसमें, 306 में। तो 18 एकन्ने 18, कितना बचा, 12 बच गया। अब फिर 18 का भाग लगाएंगे 126 में, कै बार आएगा, 7 बार चला जाएगा। 18 सत्ते 126, पूरा पूरा भाग चला गया। मासा कौन निकल आया, 18 निकल आया। तो कौन सी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या कौन निकल आई है, बड़ी से
बड़ी संख्या जिसका क्या करना था, भाग देना था, वो निकल आई हमारी मासा के बराबर हो गई। किसके बराबर? मासा। अब मासा कितना निकला? बड़ी है। और भी संख्याएं हैं जिनका दोनों में भाग जाएगा, लेकिन वो 18 से छोटी होंगी। इसलिए हमें क्या देखना है, बड़ा सा बड़ा उसमें बड़ी संख्या निकालनी है, वो निकलेगा मासा से। ओके, अब देखिए बच्चों, अब अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 125 व 94 में भाग दें। किसमें? 125 व 94 को भाग देने पर, मतलब 125 में और 94 में उसका भाग देना है। किसका? बड़ी से बड़ी संख्या का। समझिए, तो बड़ी से बड़ी संख्या का भाग पूरा पूरा चला जाता है, ये हमें पता है, क्योंकि वो क्या होता है, मासा होता है। क्लियर? किसी को दिक्कत नहीं? क्या कह रहा है, 125 व 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। मतलब उसका भाग देते हैं तो यहाँ भी एक शेष बचता है और यहाँ भी एक शेष बचता है। अभी समझ में बात नहीं आई? उस संख्या का बड़ी से बड़ी का भाग देते हैं इनमें तो एक बचता है, इनमें भी इसमें भी देते हैं। 125 में भाग देंगे तो एक बचेगा और 94 में भाग देंगे तो एक बचेगा। मतलब ये दोनों एक एक ज़्यादा हैं, एक एक ज़्यादा है ना। अगर एक एक हटा देंगे तो जो संख्याएं आएंगी वो पूरी पूरी कट जाएंगी। अभी क्लियर है? अभी समझ में नहीं आया? नहीं क्लियर हुआ? उसका भाग देते हैं तो एक एक शेष बचता है, तो वो संख्याएं एक एक हटा देंगे, अब फिर उनका निकाल देंगे मासा, तो बड़ी से बड़ी संख्या पता चल जाएगी। हाँ, अभी समझ में नहीं आया? शेष बच रहा है ना, तो एक एक हटाने के बाद मासा निकालेंगे तो बड़ी की बड़ी संख्या निकल आएगी। नहीं समझ में आई बात? तो कैसे आ जाएगा? अभीष्ट संख्या, अभीष्ट का मतलब जो हमें अभीष्ट संख्या क्या निकल आएगी, जब हम 125 में एक घटाएंगे और 94 भी एक घटाएंगे, अब फिर इनका क्या ले लेंगे, मासा ले लेंगे। इतने इतने का जब मासा निकाल देंगे तो वो संख्या हमें पता चल जाएगी। क्लियर? नहीं समझ आई बात? तो इसका 124 आया, घट गया, यहाँ 93 आ गया, इनका निकाल देंगे मासा। आपका मन चाहे भाज्य विधि से निकालिए और चाहे भाग विधि से, चाहे भाज्य गुणनखंड विधि। किससे कर दें इसको? भाग विधि से कर दो। 93 का भाग लगा दो 124 में, कितनी बार जाएगा? करेगा कोई इसको? आ जाओ कर दो, आ जाओ निकाल दो। यही लिख दो, एक लिख दो, लिख जाएगा। वेरी गुड, हो गया। हमने 124 और 93 का मासा निकाला। अब अभी संख्या में है वो संख्या 31। अब 31 का भाग अगर इसमें लगाओगे ना 125 में तो एक शेष बचेगा, और 94 में लगाओगे तो एक शेष बचेगा। वो शेष हटाया, मासा ले लिया। क्लियर? वह बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी जिससे 49 को 59 को 109 को भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5, पहले वाले में एक एक बच रहा था दोनों में, तो हमने एक एक हटा के मासा ले लिया था, पूरा पूरा भाग चला गया था। अब क्या है, एक एक नहीं बच रहा,
अब 49 में भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, 59 में भाग देंगे तो 3 बचेगा, 109 में 5 शेष। तो इसका मतलब है अगर इसमें 1 घटा दें तो पूरा भाग, 59 में 3 घटा दें पूरा भाग चला जाएगा, 109 में 5 घटा दें तो पूरा भाग चला जाएगा। और जो आएगा घटाने के बाद उनका ले लेंगे मासा, तो निकल आएगी वो बड़ी से बड़ी संख्या। क्लियर? ओके, समझ में आया? नहीं आया क्या? क्यों भाई? तो क्या निकल आएगा? अभीष्ट संख्या क्या निकल आएगी? अभीष्ट का मतलब जो हमें प्राप्त करना है, निकालना है। अभीष्ट संख्या आ गई, क्या आ गई अभीष्ट संख्या? 49 माइनस 1, 59 माइनस 3, क्योंकि 59 में भाग देने पर 3 बच रहा है, वह 109 माइनस 5 का हुईगा। मासा निकाल दें इसका। यहाँ क्या आ गया? 48। यहाँ क्या आ गया? 56। यहाँ क्या आ गया? 104। अब आपकी मर्जी, आप किस विधि से निकालना चाहते हैं? भाग विधि से। तो पहले 2 ले लें, उनका मासा निकाल दें, फिर जो आएगा तीसरी से निकाल देंगे, वो अभीष्ट मासा हो जाएगा। गुणनखंड विधि से करना हो गुणनखंड से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करें? 48, 56, 104 का निकालते हैं मासा। जिस विधि से आपको निकालना है, भाग विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, अपवर्तक विधि। तो एक मिनट, भाग विधि से तुरंत लग जाएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी तुरंत लग जाएगा। गुणनखंड कर लेना है, तीनों के अलग अलग हो, कर देना। ठीक है कि कर दूं गुणनखंड विधि से? है, चलो कर देते हैं। चलो आपकी मर्जी है तो कर देते हैं। 48 से गुणनखंड करिए, पहले 2 का भाग लगाएं, कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 चौको, फिर 2 का 1, फिर 2। क्लियर? 56 का लगाइए, 2 का 2 दूनी, फिर 2 अट्ठे, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 104 का, 2 पंचे, 2 दूनी, फिर 2 का, फिर क्या बात है? इनके गुणनखंड लिख लीजिए सबके। 48 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार है, और गुणे 3। 56 के लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। 104 के लिख लीजिए, 13। जो सब में मिलेगा, जो संख्याएं मिलेंगी वही हो जाएगा मासा। ये 2 मिल रहा है, फिर ये 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, बाकी ये 2 इसमें। कपड़े के 3 थानों में क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो 3 थानों के कपड़ों को पूरा नाप सके। बड़ी से बड़ी निकालना है, इसका मतलब मासा निकालना है इसका। 175, 125, 220, 275, यहाँ गुणनखंड का 125, 5
गुणे रेशो 5 गुणे 5 और एक 220 का 200 1 0 200 5 5 5 से घटे 11 बार में 11 1 अब 2 गुणे 5 गुणे 11 अब 275 275 5 से 55 बार 5 से काटेंगे 11 से काट 5 गुणे 11। अब इसमें देखेंगे कौन कौन संख्याएं मिल रही हैं। 2 5 फिर 5 5 इसमें ये वाला 5 फिर 5 5 5 बार मिल रहा है तो इसका मासा बराबर 5 अतः दिशाओं का मान 5 होगा। अतः फीता कितनी लंबाई का होगा? 5 मीटर। तो फीते की लंबाई निकल आई। फीते की लंबाई नोट करिए। 55 मीटर लंबे 22 मीटर चौड़े एक मैदान में वर्गाकार दरियां बिछानी है। वर्गाकार दरियां समझ रहे हो ना, जिनकी लंबाई और चौड़ाई समान है। ये क्लियर हो गया। दरियां ऐसी बिछानी है जिनकी लंबाई चौड़ाई समान है। ये जो आपकी माप लिखी है 55 मीटर लंबी 22 मीटर चौड़ी, ये माप लिखी है तो मैदान है आयताकार, क्योंकि लंबाई चौड़ाई अलग है। ठीक है। वर्गाकार दरियां बिछानी है, एक ही माप की होनी चाहिए वो। ठीक। बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या, अब ये लिखा नाप की कम से कम बिछाई जाने वाली, मतलब दरियां ऐसी हों जो कम से कम बिछाई जाए। कम से कम का मतलब समझ रहे हो? अगर उनकी भुजाएं बड़ी होंगी तो दरियां कम बिछेंगी। ये क्लियर होना चाहिए। जैसे 2-2 मीटर की 2 मीटर लंबी 2 मीटर चौड़ी दरिया बिछा रहे हो, इससे अच्छा तुम 5 मीटर लंबी 5 मीटर चौड़ी दरिया बिछा दो, तो वो ज़्यादा जगह घेरेगा। जब ज़्यादा जगह घेरेगा तो दरियाँ कम लगेंगी। अभी नहीं समझ में आ रही बात? तो जो बड़ी से बड़ी जो आपका आया वो क्या आया? मासा। क्लियर हो गया? यहाँ कम से कम लिखा है, सोच लेना कि कम से कम का मतलब लासा नहीं। कम से कम दरिया बिछेंगी, और दरिया जब भी कम होंगी जब उसकी जो बिछाई जाने वाली दरी है उनकी भुजा बड़ी होगी, उसकी भुजा ज़्यादा होगी। क्लियर? किसी को दिक्कत? तो इसका मतलब है हमें ज़रूरत पड़ेगी इनकी मासा की। जो मासा आएगा वही दरी की भुजा हो जाएगी। इसका पूरा क्षेत्रफल जो आएगा एक दरी के क्षेत्रफल का भाग लगा देंगे तो दरियों की संख्या निकल आएगी। तो सबसे पहले क्या निकालें? मासा। क्लियर? तो क्या लिखा? कम से कम दरी। कम से कम दरी, फिर से बता रहा हूँ, कम से कम दरी होने का मतलब है कि जो दरी है उसकी भुजा बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो मैं ये लिख दूँ, कम से कम दरियाँ लगेंगी यदि दरी की भुजाएं कैसी होंगी? बड़ी सी बड़ी होंगी। बड़ी सी बड़ी होंगी, ये ध्यान रखना है। कोई भी दरी बिछाई जाएगी, अब हमने दरियों लिख दिया है, लेकिन ये दरियां तो एक थोड़ी है, कुल दरी बिछी है भले ही एक माप की, तो दरियां तो लिखना पड़ेगा। तो दरियों की भुजाएं का मतलब हो गया बड़ी से बड़ी भुजा
दरी की भुजा बड़ी से बड़ी होगी ना, मतलब मासा निकाला जाएगा तो दरी की भुजा निकल आएगी। एक दरी की भुजा, एक दरी की भुजा बराबर क्या आ जाएगा? एक दरी की भुजा बराबर 55 व 22 का मासा। निकालिए जरा, 55 के गुणनखंड करिए जरा। 5 गुणे 11, 22 का 2 गुणे मासा क्या निकल आया? तो दरी की भुजा क्या निकल आई? 11 मीटर। यहाँ नहीं लिख रहा, ठीक है। दरी की भुजा कितनी आ गई? 11 मीटर, 11 मीटर। अब एक दरी का क्षेत्रफल निकाल लें। अब पूरे क्षेत्रफल में भाग लगा दें जो मैदान है, तो दरियों की संख्या क्या आ जाएगी? दरियों की संख्या बराबर पूरे मैदान का क्षेत्रफल, अब बटे एक दरी का क्षेत्रफल। क्लियर? ओके। अब पूरे मैदान का क्षेत्रफल क्या है? आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? कोई बताएगा? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आ जाएगा 55 गुणे कितना? 22। ये आ गया। आइए आ जाएगा एक दरी का, तो 11 गुणे 11 करिए सरल। 11 पचे 55, ये 8 चला गया। 11 दूनी 22, गुणा करा दीजिए 5 का 2 से 10। कितनी दरी लग जाएंगी? 10 दरियां लग जाएंगी, तो पूरा मैदान ढक जाएगा। ओके।